So here explain the refraction of a plane wavefront. Refraction of plane wavefront. Refraction of a plane wavefront with a thin convex lens. तो आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। हमने जब रे ऑप्टिक्स स्टडी किया तो उसमें ऐसा था कि जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होते कॉन्वेक्स लेंस पे तो सेकेंड फोकाई पर यानी सेकेंड फोकल लेंथ पे फोकस हो जाता है। ये हमारा रे ऑप्टिक्स था। यहाँ पे मैंने ये रेज के साथ 3 पॉइंट लिए एबीसी जो प्लेन वेव फ्रंट है। अभी प्लेन वेव फ्रंट आप देख रहे हो कि ए में ए को थोड़ा कम डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है, बी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है और सी को वापस थोड़ा कम डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, यानी ये डेंसर मीडियम में पूरा ट्रैवल करेगा। तो बी डैश पर आ रहा है, तब ये ए डैश पे आ जाता है, उस टाइम में ये सी डैश पे आ जाता है। तो उसका जो नेचर बन रहा है वो कर्व नेचर बन रहा है, यानी जो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट था ना वो सर्कुलर वेव फ्रंट में आ रहा है। तो ये पता चला क्यों ऐसा हो रहा है। बी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और ए एंड सी को थोड़ा डिस्टेंस ग्लास में थोड़ा डिस्टेंस एयर में ट्रैवल करना है। यानी जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तब बी डैश पे पहुंच रहा है, तब ए डैश पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे सी डैश पे पहुंच जाता है। तो हमें जो प्लेन वेव फ्रंट मिलना चाहिए उसकी जगह पे हमें सर्कुलर वेव फ्रंट मिलता है। तो क्यों ऐसा मिल रहा है ये पता चला। बी जब बी डैश पे पहुंच रहा है तो ये ए डैश पे पहुंचता है, सी डैश पे पहुंचता है और उसका नेचर इंस्टेड ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इट विल बी सर्कुलर वेव फ्रंट आ जाता है। पता चला? किसी को डाउट? ये थियरी है, आपको जो भी डाउट है तुरंत पूछना है। सर फर्जी एक्सप्लेन करो ना। प्राची नहीं थी सर फरी एक्सप्लेन करो ना एक बार। क्या? हेलो सर। हाँ सर यहाँ प्राची कर्व पता चला? सर देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट विथ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने तीन रेस पैरेलल इंसिडेंट किए। रे ऑप्टिक्स में हमने देखा है कि व्हेन द पैरेलल रेज इंसिडेंट इट विल बी फोकस एट सेकंड फोकाई। सेकंड फोकाई पे यहाँ पे तीनों रेस कॉन्साइड होते हैं। ऐसे बहुत सारे रेस वहां पे कॉन्साइड होते हैं। उस टाइम पे मैंने ये एबीसी प्लेन वेव फ्रंट लिया है। ये तीनों वेव फ्रंट जब लेंस से रिफ्रैक्शन पाते हैं तो बी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है और ए एंड सी को थोड़ा कम डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है। ग्लास डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है। जब बी डैश पे पहुंचता है तब ए डैश पे और सी डैश पे पहुंचता है। उसने ज्यादा डिस्टेंस इसलिए ट्रैवल किया है, इसने थोड़ा ही डिस्टेंस ग्लास में कवर करना है, बाकी का डिस्टेंस एयर में ट्रैवल करना है और एयर में डेंसिटी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये आगे पहुंच जाता है, ये आगे पहुंच जाता है, ये पीछे बढ़ जाता है।
अब तीनों को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट बन जाता है। तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्टिंग टू सर्कुलर वेव फ्रंट, पता चला यह कर्व वेव फ्रंट। पता चल रहा है जैमिन बट? यस सर। ओके, तो ये अभी उसके आगे हमें बढ़ना है, तो ये रीड करना है तो हम रीड कर लेते हैं। चलो Explain the refraction of a plane wavefront with a thin convex mirror. Figure shows the plane wavefront XY of a parallel beam of light incident to a thin convex lens, and rays coming out through the thin convex lens is shown to be concentrated at second focus point. To draw a wavefront, concentrate into one of the point. F focus. ये सर्कल नहीं है, इट इज अ कर्व नेचर। पर पूरा घुमाएंगे तो सर्कल बन सकता है, इट इज अ कर्व नेचर। To draw a wavefront corresponding to this rays. 2 मिनट चालू रखो, 2 मिनट। ते बोलने से और अंकित, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, प्रणव तू रीड कर दो। To draw a wavefront corresponding to these rays, the circle should be drawn by accepting second focus as a center. ओके, The arc x dash y dash of such circle is shown in the figure. This arc is the wavefront corresponding to the refracted rays at some instant. Here, the distance is ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट ये आर्क के फॉर्म में आ रहा है, और ऐसे होने का रीजन ये है कि उसको सबसे ज्यादा टेंसर मीडियम है, उसको थोड़ा कम डिस्टेंस टेंसर में, बाकी कार में यानी कि आगे बढ़ जाते हैं, ये पीछे बढ़ जाते हैं, इसलिए कर्व नेचर में आ जाता है। आगे here the distances from A to A and C to C are greater than B to B. So the light has taken more distance in the lens going for B to B, and the velocity of light in the material of lens is less. Hence the point B on the wavefront lags behind A and C. यस, B dash is behind A dash and C dash। ओके, बराबर है। ये पता चला आपको? किसी का डाउट? नो सर। ओके, तो अभी explain the reflection of a plane wavefront from a concave mirror। अब concave mirror के बारे में ऐसा ही स्टडी करना है। The refraction of a plane wavefront from concave mirror। तो हम कॉन्केव मिरर के बारे में स्टडी करना है। ये हमारा कॉन्केव मिरर,
और ये 3 रे है, पैरेलल है। अब तीनों आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी कांस्टेंट एट द फोकल पॉइंट। तो ऐसा सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये रे को ट्रैवल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लेन वेव फ्रंट ले लिया है एक्स वाई, नेम इज एबीसी। अभी यहाँ ए को पीछे कम जाना है, पर ये बी को पीछे जाके वापस आगे तक जाना है, और ज्यादा डिस्टेंस जाने में लगेगा तो आने में कम ट्रैवल होगा, और उसको ऐसे ही स्ट्रेट वे जाना है तो वापस जल्दी आ जाएगा। यानी हमें प्लेन वेव फ्रंट की जगह पे यहाँ पे ऑल्सो वी ऑब्टेन द कर्वेचर। यहाँ मिरर है इसलिए ग्लास की बात नहीं कर सकते हैं, पर ये कर्वेचर है तो हमें कर्वेचर ही मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ वी ऑब्टेन द प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे हमें कर्व वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो अभी उसके बारे में स्टडी करना है, रीड करना है। हाँ सर। This depicts explain the reflection of wave, the wavefront xy of incident ray and wavefront x dash y dash of reflected ray are also shown in figure. Here point B रिफ्लेक्शन we obtain a dash b dash c dash, और a आगे क्यों आ रहा है? बिकॉज उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, b को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और c को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इसलिए हमें इंस्टेड ऑफ प्लेन वेव फ्रंट we obtain the curve wave front. Here point B corresponding to the reflected rays is left behind relation to A and C. Okay. Because the rays at the pole O of the mirror have taken less distance than the rays reflecting from the edge of the mirror, thus it is little late reflection occur at O, and hence point B remains behind the other points on the reflected wavefront. Okay, ये पता चला आपको? किसी को डाउट? और मुझे कम सुनाई दे रहा है यानी वर्ड आ रहा है तो आप लिख के भी बोल सकते हैं। यानी कुछ डाउट हो तो आप पूछना है तो आप लिख के बोल सकते हैं कि ये है प्रॉब्लम, तो मुझे पता चल जाए। ये आपको क्लियर है? तो अभी हम आगे बढ़े। ब्रीथ पता चल रहा है? जयमीन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अभी हाँ ओके, अभी हम शुरू कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। तो हमने 11th में डॉपलर इफेक्ट स्टडी की थी, वो इफेक्ट से ही हमें आगे बढ़ना है, पर उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं स्टडी कराता हूँ आपको, और अच्छी तरह समझना भी है। कब आपको रेड शेप मिलती है, कब आपको ब्लू शेप मिलती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। સર हाँ સર આ પ્લેન વેવ ફ્રન્ટ માટેના જે કોન્કેવ અને કોન્વેક્સ લેન્સ ની છે એની થિયરી આવે છે એક્ઝામમાં? ના નહીં આવે, બધી બહુ થિયરીઓ છે આમાં, એટલે આમાં કઈ એમ બી નથી, આ નથી, હજુ આવશે તો હું કહી દઈશ। ડોપલર ઇફેક્ટ આઈએમબી છે। तो डॉपलर इफेक्ट when the source of light and observer are in relative motion, then the frequency of light
is different than the frequency experienced by observer. This is known as Doppler effect. पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ. What is Doppler effect? When the source applied and observer are in relative motion, the frequency of the light is different than the frequency experienced by the observer. जिसने फ्रीक्वेंसी एमिट की और आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी जिसने ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगी. मैं इट विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यानी दोनों मोशन करेंगे. या तो एक पर्सन स्टेडी रहेगा, दूसरा मूवमेंट करेगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा. फ्रीक्वेंसी आपको सेम नहीं सुनाई देगी. यानी अभी मैं फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा हूं, आप एक प्लेस पे खड़े हो, मैं यहाँ पे भी खड़ा हूं, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगी. बट आप चल रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो, तो रिलेटिव मोशन होगा. दैट टाइम द फ्रीक्वेंसी आर नॉट सेम. मैंने जो एमिट की फ्रीक्वेंसी और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंट आ जाएगा. दैट फिनोमिना इज नोन एज ए डॉपलर इफेक्ट. तो ये डेफिनेशन है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते. व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट and the observer are in relative motion, then the frequency of light is different than the frequency experienced by the observer. This is known as a Doppler effect. यानी जो सुन रहा है वो और मैंने जो एमिट की वो उसमें डिफरेंट हो जाएगा. when the relative motion between the observer and the source, उसमें ऐसा होगा. तो ये आपको तो ये दो चीज के बारे में अभी हमें स्टडी करना है. अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छी तरह समझना. आपके पास सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होती है, रेड या वायलेट? सर रेड. ओके, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर. तो सबसे लास्ट में आएगा रेड. ओके, अभी आपने बोला कि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, लेस, और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है. ध्यान रखना, ये वेवलेंथ कम होती है और ये इंक्रीज हो रही है. अभी आप यहाँ पे खड़े हो अर्थ के पास, और यहाँ से कोई चीज फार अवे स्पेस में जा रही है, तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, वो जब डिस्टेंस और दूर जाएगा, तो उसमें से जो वेव्स आ रहे हैं हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. और जब फार अवे जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. तो आपको ये मालूम है c इक्वल टू f लैम्डा. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है. व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज, द वेवलेंथ इज इंक्रीज बिकॉज़ c इज अ कांस्टेंट. तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो इट इज नोन एज अ रेड सेट. तो आप मिडल में से रेड की ओर शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज़ वेवलेंथ इज इंक्रीज, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे रेड शेप. पता चला आपको? समझना है. यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं अर्थ सरफेस पे, ये पूरा अर्थ है, और स्पेस में हमने कोई चीज छोड़ दी है. वो स्पेस में जो सोर्स है उसमें से फ्रीक्वेंसी एमिट होती है,
अभी ये सोर्स फार अवे जा रहा है, फार अवे, तो उसमें से जो वेव्स एमिट होता है वो अर्थ सरफेस पे अभी आ रहा है। तो जब ये सोर्स फार अवे चला जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। कभी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, बिकॉज़ c इक्वल टू m लैम्डा, और वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो इट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंक्रीज वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट। ओके, अभी दूसरा पॉइंट उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। अभी ये अर्थ सरफेस है और यहां से स्पेस में से कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। अभी ये थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गई तो ये वेवलेंथ है आपके पास आ रही है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो जब हमारे पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो c इक्वल टू m लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेवलेंथ जब डिक्रीज होती है तो हम शिफ्ट होते हैं ब्लू की ओर। आप बोलोगे वायलेट में उसमें सबसे इंटेंसिटी अच्छी ब्लू की होती है, जैसे आई की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा ब्लू की ओर होती है, और इसलिए उसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट। तो ये आपको समझना है, और इट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेटिव मोशन। हम अर्थ पे रेस्ट पे है, हम अर्थ पे मोशन नहीं कर रहे हैं, पर ये सैटेलाइट है और दूसरा कोई भी पार्टिकल है हम छोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तब ऐसा होता है। तो ये पता चला आपको निधि, प्राची? यस सर। ओके, देखो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसको रीड करना है, डॉपलर इफेक्ट, और उसके बाद में उसका इक्वेशन डिराइव करने वाला हूं। तो ये अर्थ सरफेस है, हम लोग अर्थ सरफेस पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी चीज ने हमें छोड़ दिया है, सैटेलाइट को हमने छोड़ा है, उसमें से वेव्स एमिट हो रहे हैं, हमारी ओर आ रहे हैं। अभी जब फार अवे चला जाएगा सैटेलाइट तो हमारी ओर जो वेव्स आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, बिकॉज़ रिलेटिव मोशन कैन बी अकर। याद रखना, जब सोर्स फार अवे जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के कारण वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो हम मिडल में से वेवलेंथ जहां पे इंक्रीज होती है वहां शिफ्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट। तो ये उसको रेड शिफ्ट बोला जाता है। दूसरा पॉइंट, जब यहाँ से कोई सैटेलाइट हमारी ओर वापस आ रही है, उसमें से फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट होती है, तो जब हमारे पास और आएगी तो फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होगी। When the frequency increase, the wavelength is decrease, and wavelength जब डिक्रीज होती है तो वायलेट की ओर शिफ्ट होती है, पर आपको याद रखना है मिडल से वो ब्लू की ओर चली जाती है, और आई के लिए ब्लू कलर इज वेरी सेंसिटिव, therefore we taken as a blue shade, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू शेड, यानी स्पेस के लिए। तो ये दो चीज हमें पढ़नी थी, तो भी प्रणव तू रीड कर सकता है। Doppler's effect. What is called a Doppler effect for light, and get the formula of Doppler's shift. When the source of light and the observer are in relative motion, then the frequency of light is different than the frequency experienced by observer. This is known as Doppler's effect. For example, When the if there is source of light and the observer are in relative motion, दोनों relative motion कर रहे हैं, then the frequency of light is different than the frequency experienced by the observer. This is known as a Doppler effect. ये Doppler effect की definition है। आगे, for example, if there is no medium and the source moves away from the observer, then later wavefront have to be travel a greater distance to each of the observer and hence take a longer time. The time taken between the arrival of two successive wavefront is hence longer at the observer than it is at the source. Thus, when the source moves away from the observer and the frequency as measured by the source will be smaller, this is known as Doppler effect. अब आपको समझाता हूँ। ये लोग क्या लिख रहे हैं, जब ये सोर्स फार अवे जा रहा है, उसमें से जो वेव एमिट हो रहा है
उसको अर्थ की ओर आना ही है। तो उसमें क्या होता है, उसको पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए दो क्रेस्ट का डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्रेस्ट का वेव फ्रंट में जब क्रेस्ट का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और इसलिए जब हमारे पास आ रहा है तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के कारण वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इट इज कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट। आगे The increase in wavelength due to Doppler effect as redshift since a wavelength in middle of the visible region of the spectrum moves towards the red end of the spectrum. तो ये When विजिबल wave रीजन मैंने ड्रॉ किया है, जब आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप रेड की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट। आगे when waves are received from a source moving towards the observer, there is an वो apparent सोर्स है ना, मैंने decrease. दूसरी फिगर बनाई, वो किस तरफ आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है, तो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जब कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो दो क्रेस्ट पास पास में आ जाएंगे, यानी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के कारण उसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट। आगे There is in this is referred to as blue shift. In the case of visual light, the frequency increases then the source when the source is coming closer to the observer, and the frequency decreases as it goes away. General equation for Doppler effect यानी for sound. जब वहां दूर की ओर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, पास की आएगा अपनी पास आएगा, तो सोर्स अपनी तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। आगे General equation for Doppler effect for sound is VL by डॉपलर इक्वेशन, ये आपको पता चलता, आपको फिगर से दिखाना है तो भी चलेगा, पर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह करना है। ये पता चला आपको नील नील ऋषिकेश ओके। तो आपने ये ड्रॉ किया है कि मैं चलने दूं आगे? सर बाकी है। ओके क्या लिखना है? बाकी है हाँ सर। ओके रेड शिफ्ट में क्या होता है कि ये ना सोर्स है, वो फार अवे चला जाता है। जब फार अवे जाता है ना तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है अर्थ की ओर। डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये दो क्रेस्ट होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और जो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी हमारी ओर आ रही है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फार अवे चला गया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और 7 कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, यानी उसको बोला जाता है रेड शिफ्ट, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ विल बी इंक्रीज। तो हम मिडिल पॉइंट में खड़े हैं विजिबल रीजन में, तो वो रेड की ओर शिफ्ट होती है, इसलिए हमें रेड शिफ्ट बोला जाता है। पता चला? पता चला? तो ये सबका हो चुका है। यस सर। ओके तो अभी मैं उसका इक्वेशन डिराइव करने वाला हूं। तो
जनरल इक्वेशन of Doppler effect FL upon V plus Vn is Fs upon V plus Vs. FL is a frequency observer. Fs is a frequency of source. Frequency of source. और V is a velocity of sound. ये हमारा 11 की बात कर रहा हूं, velocity of sound. और Vn is a velocity of listener. लिसनर बोला जाता है, ऑब्जर्वर बोला जाता है, तो भी चलेगा. और Vs is a velocity of source. तो Vs is a velocity of source, Vl is a velocity of listener. अभी ये Vl हमारा 0 है क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, तो लिसनर इज एट रेस्ट. तो लिसनर क्यों रेस्ट पे है? तो मैंने आपको अर्थ पे कोई पोजीशन पे आपको खड़ा रखा था, तो आप खड़े थे तो आपकी वेलोसिटी 0 थी, और v की जगह पे c आएगा because here electromagnetic waves which have speed of light, therefore for speed of light is c. Speed of light is c. ये हमारा साउंड वेव नहीं है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और आपको याद भी है कि विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट रखा है. अभी हम ऐसा लिख सकते हैं FL अपॉन C प्लस VL Fs C plus Vs. C is the speed of light और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड. अभी आपने बोला कि लिसनर आर रेस्ट, तो ये 0 रख दिया. Fs upon C plus Vs because source are moving away. सपोज सोर्स बाहर चला जाएगा या तो अर्थ की ओर आएगा, दो कंडीशन हमारे पास है, इसलिए हमने लिसनर को रेस्ट पे रखा है और सोर्स मूविंग कंडीशन में रखा है. अभी Fl upon Fs is equal to C upon C plus Vs, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है. अभी Fl upon Fs -1 is C plus Vs -1. हमने दोनों साइड -1 कर दिया है, तो Fl minus Fs upon Fs is C minus C plus Vs upon C plus Vs. तो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा है अपॉन